आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे सेकंड वीक ऑफ जनवरी का। और इस वाले वीडियो में जो कवर रहेगा वो नेशनल कवर रहेगा। मैं आपको ऑलरेडी बैंक अवेयरनेस कवर करा चुका हूँ। तो इस वाले न्यूज़ में जो है नेशनल पैनल न्यूज़ पढ़ते हैं तो इसमें आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। और इस एक्सपर्ट कमेटी का काम रहने वाला है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स रहता है उसको रिवाइज करना, उसका प्राइस। और इसका जो बेस लाइन था पहले 2011-2012 था। अब इसका बेस लाइन जो है चेंज करने के लिए बोला गया है 2022-23 तक। तो इसके लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए जो है ये पैनल फॉर्म किया गया है। इसके बाद बोला गया है कि इस पैनल को डेवलप करना पीपीआई मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी डेवलप करने के लिए बोला गया है। तो ये जो पैनल है इसको लीड कर रहे हैं जो नीति आयोग के मेंबर है रमेश चंद, मतलब एच चांद, आपने नाम सुना होगा तो वैसे ही है रमेश चंद, ठीक है। तो एच चांद याद रख लो कि एच चांद को जो है बनाया गया है कि ये जो है एज अ डब्ल्यूपीआई बेस लाइन की तरह काम करेंगे, ठीक है। एच चांद के बारे में पता होगा ना, जो हम 9th क्लास या 10th क्लास में जो हम एज अ क्या आता था वो गाइड आता था तो हम उसको यूज़ करते थे। तो वैसा कुछ लिंक करके देखो कि एच चांद को बोला गया है कि जो डब्ल्यूपीआई का जो बेस लाइन है इसको चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है नोटिफाई किया गया था बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड के द्वारा। ये पैनल को जो है नोटिफाई किया गया इसने, और बोला गया है कि 30 जून 2026 तक जो है रिपोर्ट जमा करने के लिए। मतलब इनको कुछ जो है 1 साल से ज़्यादा का टाइम दे दिया, 1.5 ईयर्स के आसपास जो है इनको टाइम दे दिया प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। अब डब्ल्यूपीआई की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये दोनों के बारे में जानना ही बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब डब्ल्यूपीआई की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रैक द एवरेज चेंज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इन बल्क बाय द होलसेलर टू बिज़नेस। जो भी होलसेलर टू बिज़नेस जो भी सेल किया जा रहा है बल्क में, और उसका जो है एवरेज लेते हुए ही जो है डब्ल्यूपीआई निकाला जाता है। और डब्ल्यूपीआई जो है सिर्फ़ गुड्स के लिए निकाला जाता है, ठीक है? लेकिन जो पीपीआई है इसके जो डिफरेंस है, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ये गुड्स और सर्विस दोनों को लेके जो है निकाला जाता है। और ऐसा नहीं सिर्फ होलसेल मार्केट को ही देख के निकाला जाता है। इसको जो है प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक जो भी है सब कुछ जो है देखा जाता है, ठीक है। तो इसका अगर डेफिनेशन देखिए तो क्या होगा, मेजरिंग द एवरेज चेंज इन प्राइस रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉर देयर आउटपुट। तो इसका डेफिनेशन हम देख सकते हो कि इसका जो है गुड के साथ जो सर्विस है वो भी इसमें ऐड होता है। और डब्ल्यूपीआई और पीपीआई के बारे में बात करें तो डब्ल्यूपीआई जो है हमारे इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है, और पीपीआई की बात करें तो ग्लोबली जो है पीपीआई यूज़ करता है। यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये सारे के सारे जो पीपीआई यूज़ करते हैं, ठीक है। और पीपीआई का एडवांटेज ये है कि इसमें गुड्स और सर्विस दोनों का इंक्लूड करके जो है ये इंडेक्स बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमें और एक्यूरेट मिल पाता है। लेकिन डब्ल्यूपीआई में ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये हो गया मोटा-मोटा न्यूज़, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको आज सोचा कि पहले ही करवा देता हूँ। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि यह एक तरह का मीट था, नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स का मीट था 2025, जिसको चेयर किया जा रहा था बाय राजीव रंजन सिंह के द्वारा। राजीव रंजन सिंह है कौन? राजीव रंजन सिंह जो है यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का भी, मतलब इनको दो मिनिस्ट्री संभालने के लिए दे दिया गया है। तो ये जो है मीट हो रही थी गुवाहाटी असम में, और इसका काम था कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसको रिव्यू करने का। मतलब जो वाटर बेस्ड इसी स्कीम है, इसके बारे में आपको पता होगा, ये वाटर बेस्ड स्कीम है, कैसे जो है फिशरी को बढ़ाया जाए उसके लिए काम करता है। तो इसका जो है इस मीट का काम था कि इसको रिव्यू करना। इसके साथ ये याद रखना है कि इस मीट को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के अंतर्गत आती है। तो इन्होंने जो है इस मीट को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं करंट अफेयर्स पे, वो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक डेडलाइन सेट कर रखी थी, किसके लिए? एक रखी थी मेडिकल टेक्सटाइल 2024 का डेडलाइन, उसको और एक्सटेंड किया गया है, और उसको एक्सटेंड किया गया है 1 अप्रैल 2025 तक। तो ये क्यों एक्सटेंड किया गया? क्योंकि जो भी एड्रेस चैलेंजेस हो रहे थे, फेस करने पड़ रहे थे एमएसएमई को, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, तो उसके लिए जो है ये एक्सटेंड किया गया है। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन हो गया, बेबी डायपर हो गया, या पीरियड के पैंटीज़ हो गए, जो भी चीज़ें हैं, इनकी जो है टेस्टिंग और लैबोरेटरी रिक्वायरमेंट ये सही से करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इनको ये सही से कर नहीं पा रहे थे, और जो भी इसके ऊपर जो रूल और रेगुलेशंस होनी चाहिए वो सही से करने के लिए इनको जो डेट दिया था वो और ज़्यादा बढ़ाया गया। ये चीज़ आपको बस ध्यान देनी है, ठीक है। तो ऐसे लेसन बोर्ड में आता है, इसमें ज़्यादा ध्यान भी मत दो। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हो। नेक्स्ट जो अब आने वाले हैं सारे के सारे टेबल कैंडिडेट एक साथ।
तो पहला टेबल कंटेंट है अप्रूवल्स। तो ये नेशनल से स्टेट का न्यूज़ है कि आसाम कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, जो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम चेंज करके बनाया जाएगा श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो है आसाम में होने वाला है। और करीमगंज की बात करें तो ये बराक वैली में आता है। तो आसाम में देखा जाए तो आसाम में 2 वैली है, एक ब्रह्मपुत्र वैली जो कि लोअर आसाम में आता है, और एक था बराक वैली जो अपर आसाम में आता है। इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, बस आपको ये पता होना चाहिए जो करीमगंज था ये बराक वैली में था, और अब जो है इसका नाम जो है चेंज करके रखा जा रहा है श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कभी आपको श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट का मतलब भी पूछा जा सकता है। तो श्री भूमि का मतलब होता है द लैंड ऑफ महालक्ष्मी। तो द लैंड ऑफ महालक्ष्मी जो है श्री भूमि का मतलब होता है, और अब जो है करीमगंज का नाम चेंज करके श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट रख दिया गया है। अब ये जो है बताया गया था बाय, इसके बारे में जो बताया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के जो डिस्क्रिप्शन था उसके बारे में बताया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वैसे भी ये स्टेट का न्यूज़ है, तो स्टेट के न्यूज़ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं, पर कभी अगर स्टेट के न्यूज़ से क्वेश्चन आ गया तो चांसेस है कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। तो नेक्स्ट लॉन्चेस हैं, लॉन्चेस बहुत सारे नेशनल्स में, ठीक है। तो और आपको पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेशनल में जो है लॉन्चेस से ही क्वेश्चंस बनते हैं, और कंटेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल्स के भी रहते हैं। तो इसलिए नेशनल बहुत बड़ा इसमें टेबल कंटेंट मिलने वाला है। तो एक-एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जो है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लॉन्च किया है, और लॉन्च नहीं, इसको अपग्रेड किया गया है। तो बोला गया कि इस स्कीम के अंतर्गत अब ये कवर करेगा रोड एक्सीडेंट को भी 2025 मार्च तक, ठीक है। मार्च 2025 तक जो है कैशलेस स्टेटमेंट्स देने का काम करेगा, जो भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं उनको, ठीक है। तो अब इसको जो है पहले से ही पायलट बेसिस पे चलाया जा रहा था मार्च 14 2024 से, और इसको चंडीगढ़ में चलाया जा रहा था। चंडीगढ़ के साथ टोटल 6 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे इसको चलाया जा रहा था, जैसे कि आसाम हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, पौंडीचेरी हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया। तो यहाँ पे भी चलाया जा रहा था, बट अब जो है इसको नेशनल वाइड चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो भी विक्टिम है उसको जो है वो कैशलेस जो है पैसा जो है दिया जाएगा उसका हॉस्पिटल में। तो इसके अंदर अगर देखें तो इसका कवरेज जो रहने वाला है कैशलेस ट्रीटमेंट का वो 1.5 लाख पर पर्सन रहने वाला है, और पर एक्सीडेंट फॉर 7 डेज के लिए रहेगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक कंडीशन है कि जो भी एक्सीडेंट है उसका रिपोर्ट जो है पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स, तभी जो है ये अवील कर सकते हैं ये हेल्थ कवरेज। इसके बाद बात करें किसी कारणवश अगर वो पर्सन डाई हो गया, मतलब मर गया, तो उस केस में उसकी जो फैमिली होगी उसको हिट एंड रन केसेस की वजह से जो है 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अंडर दिस स्कीम। अब इस स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है, वो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। इसको जो है इम्प्लीमेंट करने वाली 4 एजेंसी है टोटल, 4 या 3 है आई थिंक, 4 है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखना है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है कोऑर्डिनेट कर रही है विद पुलिस, हॉस्पिटल एंड स्टेट हेल्थ एजेंसी के साथ। और इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से ही बन सकता है, कौन जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करें तो ये जो भी कैशलेस स्टेटमेंट स्कीम है ये यूज़ करेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे का जो ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट है, ऐप है इसको, ठीक है। तो इसको जो है यूज़ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसका डिटेल जो है इधर डाला जाता है, और यही से जो है वो अपील भी कर सकते हैं, ये मतलब जो कैशलेस स्कीम है ये अपील कर सकते हैं किसका एक्सीडेंट हुआ है, किसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये रिपोर्ट देखते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर चले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया ई वीज़ा और ई एक्स वीज़ा। अब ये दोनों की जो डिफरेंस क्या है वो समझने से पहले से ये समझते हैं कि ये वीज़ा दिया किसको जा रहा है। ये वीज़ा दिया जाएगा वो स्टूडेंट्स को, फॉरेनर स्टूडेंट्स को जो इंडिया में आके पढ़ना चाहते हैं। और ये जो है पहला जो आपको दिख रहा है ई स्टूडेंट वीज़ा, ये दिया जाएगा वो फॉरेन स्टूडेंट को जो इंडिया में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, जो स्टडी इन इंडिया पोर्टल है यहाँ पे। स्टडी इन इंडिया पोर्टल के बारे में पढ़ें तो इस पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके अंतर्गत जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उनको जो है रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये जो है ई वीज़ा, ई स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए जो है इनको पहले इस पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है ई स्टूडेंट वीज़ा मिल पाएगा। और ई स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो इसके लिए जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रह सकता है वो 5 साल रह सकता है, और इसके अंतर्गत डिफरेंट जो भी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, पीएचडी ये सब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें दूसरा जो है ई ई स्टूडेंट एच वीज़ा, ये जो है अपील कर सकते हैं जो भी डिपेंडेंट है उस उन वो सब, ठीक है। तो इसे ध्यान देनी है कि ई स्टूडेंट एच वीज़ा जो है जो डिपेंडेंट है उनके लिए निकाला गया है, और ई स्टूडेंट वीज़ा जो है जो फॉरेन स्टूडेंट है जो रजिस्टर्ड है एसआईआई पोर्टल मतलब स्टडी
इन इंडिया पोर्टल पे वो जो है इसके हेल्प से जो है वीज़ा ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आ रहा है, मतलब कि अमित शाह जी की तरफ से आ रहा है कि अमित शाह जी ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। और भारत पोल पोर्टल क्या करेगा, जो भी सीबीआई है, मतलब कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने जो है ये पोर्टल बनाया गया है। और ये जो है जो भी लॉ एनफोर्समेंट है, जैसे कि आईबी हो गया या ईडी हो गया, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, तो वो सबको, या फिर रॉ हो गया, तो वो सबको जो है इंटरनेशनल असिस्टेंट देने का काम करेगा, और वो इंटरनेशनल असिस्टेंट मिल पाएगा इंटरपोल के द्वारा। तो इंटरपोल की बात करें तो ये एक तरह का इंटरनेशनल पुलिस बोल सकते हो इसको, और इसका फुल फॉर्म देखोगे तो मिलेगा आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक तरह का इंटरनेशनल पुलिस है, और ये क्या करेगी, ये जो है इंटरनेशनल असिस्टेंट देना काम करेगी, जो भी इंडिया के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री ने जो है एक पीएल स्कीम पहले लॉन्च किया था, अब उसका 2.0 आ रहा है, मान लीजिए। तो ये 1.0 स्कीम जो लेके आ रही है पीएल स्कीम, और ये लाया जा रहा है जो स्टील है उसके लिए, ठीक है। तो ये स्टील के लिए जो है इसको लाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कुछ 6322 करोड़ रुपए जो है अलॉट किया जाएंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से लेकर 2029-30 तक, ठीक है। तो ये भी जो आपको वैल्यू है, ये भी आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर बढ़े, तो ये आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है 8th एडिशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, तो इसका काम रहने वाला है कि जो प्रोडक्शन है ऑर्गेनिकली, हम और ज़्यादा हम अपने आप को बढ़ा सकें, ठीक है। और अभी रिसेंटली हमने पढ़ा भी होगा कि ऑर्गेनिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है। अभी हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फार्मिंग में, तो इसको ही बढ़ावा देने के लिए और हम ऑर्गेनिक और ज़्यादा प्रोडक्ट कर पाएँ, तो उसी के लिए जो है ये इवेंट हो रहा था, जिसको 8th एडिशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन भी बोला जा रहा है। जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ ये 2 बिलियन 2030 तक दी जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है या ऑर्गेनिक जो आइटम्स है वो और ज़्यादा हमारे इंडिया में ग्रो होता है। तो अभी करंटली जो है पैसा दिए जा रहे हैं कुछ 5,000 से 6,000 करोड़ एनुअली। अब बोला जा रहा है कि 2030 तक जो है इसको 2 बिलियन तक बढ़ाया जाएगा यूएस डॉलर। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब इस इवेंट की बात करें तो इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस फूड प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। तो इसने जो है इस ऑर्गेनाइज, एक अजीब सा ही नाम है, इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ में बढ़े तो ये आ रहा है एक तरह का लॉन्चेस जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से, जो कि एक तरह का 5G यूज़ केस टेस्ट लैब बनाने वाला है। अब ये 5G यूज़ केस टेस्ट लैब जो बनने वाला है, ये हेल्प करेगा जो भी कोल के एरिया रहते हैं, जहाँ कोल सेक्टर का जो भी एरिया है, उधर जो है 5G कनेक्टिविटी देने के लिए, ठीक है। तो इसका यही काम होने वाला है कि जो कोल सेक्टर है वहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी आ पाए। और अगर इसकी बात करें जो ये 5G यूज़ केस टेस्ट लैब बनाया गया है, ये बनाया गया है सेंट्रल माइन प्लानिंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो अब ये टेस्ट लैब बनने के बाद अब जो है 5G और ज़्यादा ज़्यादा मतलब ग्रो करेगा, जो कोल सेक्टर है वहाँ पे भी, ठीक है। 5G तो बहुत जगह लग चुका है इंडिया में, लेकिन कोल सेक्टर में 5G लगाना ईजी नहीं रहता, तो जिसकी वजह से ये जो है टेस्ट लैब लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ये कौन है, अभी यूनियन मिनिस्टर्स के अश्विनी वैष्णव जी है। इनको बहुत सारे मिनिस्ट्री सौंप दिया गया है। तो इन्होंने जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर नहीं, सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी 12 लोकेशन में बनाने की बात की है। तो ये 12 लोकेशन में से एक लोकेशन आपको याद रखना है, जूरी रोड, जो आसाम में होने वाला है। यहाँ पे जो है इसका एक कैंपस बना है, जिसका काम है कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर को फोकस करना, ठीक है। तो ये एक तरह की यूनिवर्सिटी बनी है, और ऐसे ही कुछ 12 यूनिवर्सिटीज़ और बनने वाली है, ऐसा कुछ कहना है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस, जो कि एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर भी है, जितेंद्र सिंह, तो इन्होंने जो है इंडिया का जीनोम डेटा सेट लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया फरीदाबाद में, ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये स्टोर रहेगा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, जो कि फरीदाबाद में। यहाँ पे क्या स्टोर रहेगा, जो भी जीनोम है वो स्टोर रहने का काम करेगा, ठीक है। जीन्स भी जो है ये स्टोर रहने का काम रहेगा, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ 10,000 जीनोम जो है टोटल 83 जो ये पॉपुलेशन ग्रुप है उससे उठाया जाएगा, और इसके ऊपर जो है रिसर्च होगी, और कैसे हम जो है इसके ऊपर रिसर्च करके और ज़्यादा हम जो जीनोम सेट है उसको बढ़ा सकते हैं, उस पर काम करेंगे ये डेटा सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट चले तो ये आ रहा है
वुमेन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो इन्होंने लॉन्च किया है एम्पावर हर बिस, मतलब कि बिजनेस के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है, जो भी वुमेन है उनको जो है बिजनेस में बढ़ावा दी जाए। तो इसका इनिशिएटिव का पूरा नाम देखिए तो सपनों की उड़ान इनिशिएटिव है। एम्पावर हर बिच सपनों की उड़ान इनिशिएटिव इस इनिशिएटिव का नाम है। तो ये जो वर्ल्ड वुमेन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है, ये जो है नीति आयोग का पार्ट है और ये पार्टनर कर रहा है न्यू शॉप के साथ। न्यू शॉप की बात करें तो ये 24/7 एक तरह का कन्वीनियंस रिटेल चेन है, जिसका काम रहता है कि एम्पावर करना, जिसका काम रहने वाला है कि एम्पावर करना वुमेन एंटरप्राइज को कि वो जो है रिटेल सेक्टर में काम कर पाए। ठीक है, तो रिटेल सेक्टर में वो काम कर पाए, उसी के लिए जो है वुमेन एंटरप्राइज को एंटरप्राइज को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है एम्पावर हर बीच जो है लॉन्च किया है। तो इसके अंदर इस प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ 50 जो है वुमेन को सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि 18 से 35 साल तक रहेंगे और ये कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स में ही अभी लिया जाएगा। जो सेलेक्टेड स्टेट्स रहेंगे वही से जो है इनको उठाया जाएगा और इनको मेंटरशिप और ट्रेनिंग दी जाएगी रिटेल सेक्टर में। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट है जो कि आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आ रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ से, जिन्होंने एक तरह का किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल का काम क्या होगा वो समझते हैं। ये मान सकते हो एक तरह का अमेज़न है, ठीक है? ये गवर्नमेंट का खुद का एक अमेज़न है, जहाँ पे फार्मर्स और जो सेलर है वो आएँगे और अपना जो फार्मर्स है वो सेल करेंगे और जो सेलर है जो बायर है वो जो है बाय करेंगे, ठीक है? तो ये काम रहने वाला है इस पोर्टल का, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करेगा फार्मर, एग्रीकल्चर जो एंटरप्राइज़ है उनको, और ये जो है डायरेक्ट ऑनलाइन सेल करने का काम करेगा, ठीक है? तो ये पोर्टल के बारे में पढ़ लिया। अब इस पोर्टल में जो भी सामान बेचा जाएगा वो बेचा जाएगा किसान समृद्धि ट्रेडमार्क का मार्क लगा के, ठीक है? जैसे अमेज़न है, अमेज़न का माल जो है वो तो सेलर बेचता है, लेकिन उसका उसमें जो मार्क लगता है वो अमेज़न का लगता है, ठीक है? उसके ऊपर जो उसकी जो ब्रांडिंग होती है वो अमेज़न करता है। तो वैसे ही कुछ जो भी फार्मर जो सेल करेंगे उसके ऊपर जो ब्रांडिंग होगी वो रहेगी किसान समृद्धि ट्रेडमार्क का, ठीक है? और उसके बाद जो है वो मिलेगा किसको? वो मिलेगा जो जो भी हम जैसे नॉर्मल पर्सन है, रिटेल कस्टमर्स हैं उनको मिलेगा। तो अब रिटेल कस्टमर्स भी डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हैं फार्मर से ही, ठीक है? तो इसमें जो बीच में जो बिज़नेस आते थे वो सारे हट जाएँगे। तो अभी इसको पायलट बेसिस पे ही कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप पे चलाया जाएगा, जिसका एम भी रहने वाला है कि ये जो है डिजिटल विज्ञापन नेटवर्क बना पाए, ठीक है? जिसकी वज़ह से जो है एग्रीकल्चर जो है मार्केटिंग भी हो पाए और स्केलेबिलिटी भी हो पाए, जितने भी केवीके हमारे इंडिया में उधर, ठीक है? तो केवीके का मतलब क्या हो गया, जो आईसीएआर का ही एक केंद्र कृषि विक विज्ञान केंद्र है, ये है, ठीक है? तो इसको जो है बढ़ावा देने का काम करेगा। हाँ, मैं इधर एक चीज़ बोलने भूल गया कि इस पोर्टल को जो डेवलप किया गया था बाय एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, तो ये चीज़ ध्यान देनी है और इसको जो है मैनेज किया जाएगा केवीके, मतलब कि कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो भी इधर लिख के देता हूँ सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही होते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं कुछ भी फालतू का इधर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि जैसे क्वेश्चन क्या-क्या बन सकता है, डेवलप किसने किया है, उसके बाद मैनेज कौन करता है, उसके बाद इसका काम क्या है, आप इस वाले लाइन से वो समझ सकते हो इसका काम क्या है, ये कहाँ का ऑपरेट करने वाला है, आपको यहाँ से वो पॉइंट मिल जाएगा कहाँ का ऑपरेट करने वाला है। इसके बाद ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक डिजिटल विज्ञान नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, जिसका काम क्या होने वाला है कि जो भी ये सामान है इसकी मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी ना सामान ऐसे ही बिक जाएगा, तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सीधे-सीधे पॉइंट टू पॉइंट है, तो इसमें आपको कहीं आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। तो मेरा काम यही है और बैंक साथी का काम ये है कि आपको पढ़ने में ईज़ी रहे करंट अफेयर्स, ठीक है? तो वैसे ही इधर भी देख सकते हो कि नीति आयोग ने पार्टनर किया न्यू शॉप के साथ, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद दोनों पार्टनर करने क्या वाला है कि वुमेन एंटरप्राइज़ है उनको रिटेल सेक्टर में बढ़ावा दिया जाएगा। उसका आपको ये पूछा जा सकता है कि कितने वुमेन को सेलेक्ट किया जाएगा, उनका एज क्या रहेगा, ये सब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जो है एक-एक पॉइंट में जो है आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप ध्यान दो, ठीक है? तो इसलिए जो मेरा क्यू&ए पीडीएफ में मिलता है आपको, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं एक कंटेंट पे ही, ठीक है? चलो, बहुत ज़्यादा बकचोदी कर ली हमने, अब चलते हैं नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर। तो ये आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से। मैंने लग रहा है मैंने खुद का प्रमोशन मैंने खुद ही कर दिया, ठीक है? तो ये है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ये जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ये तो बहुत पहले लॉन्च हो गया था 2021 में, लेकिन अब इसको और बढ़ावा देने के लिए जो है कुछ पैसे-वैसे रखे गए हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है? तो इसको जो है स्टार्टिंग में इंक्यूबेटेड किया गया था बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये जो पैन कार्ड बनाती है प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक, इनके साथ जो है इन्होंने मिले थे। तो ये दोनों जो है एज़ अ को-फाउंडर थे। एक साइड से आपका जो है स्कीम का जो रीज़न जो है इधर से हो गया हुआ है। नेक्स्ट एक लेस इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि आ रहा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा, जो कि लॉन्च करने जा रहा है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक। तो ये जो है 4.0 होने वाला है, जो कि
एक तरह से जो स्टूडेंट है और जो इंडस्ट्री में स्किल चाहिए होती है, तो वो दोनों के बीच में एक तरह का ब्रिज बनने का काम करेगा। मतलब जो भी स्टूडेंट है, जो कॉलेज पास आउट है या स्कूल पास आउट है, उनको जो है इंडस्ट्रियल स्किल जो चाहिए होती है, वो यहाँ पे मिल पाएगी। ये जो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी लॉन्च किया, यहाँ पे मिल पाएगी, ठीक है? तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेस इम्पोर्टेंट में आता है, तो उसमें ज़्यादा डीप में जाते नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया नमो भारत कॉरिडोर। और नमो भारत कॉरिडोर के बारे में आपको पता होगा, ये एक तरह का मान सकते हो कि एक तरह का मेट्रो है। तो ये मेट्रो जो है, ये एक तरह का सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने का काम करेगा, जो कि 82.15 किलोमीटर लंबा बनने वाला है, ठीक है, कॉरिडोर। तो इ इस अभी की बात करें तो अभी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया एक 13 किलोमीटर का नमो भारत कॉरिडोर, जो कि उत्तर प्रदेश से न्यू दिल्ली तक जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो इसके जो बजट रखी गई है, वो रखी गई है 4600 करोड़ रुपीज़। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि 4600 करोड़ रुपीज़ जो है इस कॉरिडोर के लिए रखा गया है। कौन-सा? ये 13 जो किलोमीटर का कॉरिडोर है इसके लिए, ठीक है। तो टोटल तो कॉरिडोर जो है 18.2 किलोमीटर का है। लेकिन इसमें से जो एक फ़ेज़ है, फ़ेज़ वाइज़ बनाया जाएगा ना, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा 82 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, एक बार में बना दिया जाए। तो इसके को फ़ेज़ बाय फ़ेज़ बनाया जाएगा। तो अभी के लिए जो फ़ेज़ जो बन रहा है, वो 13 किलोमीटर का फ़ेज़ बन रहा है, और इसके लिए जो लग रही है, वो 4600 करोड़ रुपीज़ लग रही है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट में ही आता है। इस बार मतलब जो नेशनल की न्यूज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट में। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ये आ रहा है वंदना अग्रवाल के द्वारा। तो वंदना अग्रवाल जो है चेयरपर्सन है IFSCA के, ठीक है? तो जो कि ये गिफ्ट सिटी पता होगा, तो गिफ्ट सिटी के ही चेयरपर्सन है। तो इन्होंने 2, याद रखना है, 2 क्या, फास्ट पेट्रोल वेसल क्या है? एक तरह का क्या मान सकते हो, इंडियन नेवी का शिप मान सकते हो, छोटा शिप, ठीक है? तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। एक है अमूल्य, एक है अक्षय, और ये दोनों को दोनों जो है इंडियन नेवी को सौंपा गया है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड को नहीं, गोवा शिपमेंट लिमिटेड ने जो है सौंपा है इंडियन कोस्ट गार्ड गोवा में, ठीक है? तो इन्होंने जो है ये लॉन्च किया है, कौन? वंदना अग्रवाल ने इसको लॉन्च किया है, इससे आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है आदिवासी मेला जो है लॉन्च किया है, जो कि ट्राइबल जो कल्चर है या हेरिटेज है, उसको शोकेस करेगा। और ये जो है 10 दिन का इवेंट होने वाला है, 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 2025 के। ये डेट से तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी आपको पता होना चाहिए कि ट्राइबल के हेरिटेज और कल्चर को जो है सेलिब्रेट करने के लिए जो है उड़ीसा ये आदिवासी मेला करवाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है स्कीम आ रहा है शहीद मधु सिंह स्कीम। तो शहीद मधु सिंह स्कीम जो है, ये एक तरह के मतलब क्या था, फ्रीडम फाइटर थे। तो इनके ऊपर जो स्कीम का नाम रखा गया, और ये स्कीम लॉन्च किया गया है जो उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ज़्यादा ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये जब भी उड़ीसा में जो स्टूडेंट्स हैं, जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल में, तो उनके लिए जो है ये जो है लॉन्च किया कि उनका जो है ड्रॉप आउट रेट जो है कम हो पाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से आ रहा है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है, इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी का काम क्या रहने वाला है? तो ग्रीन जीडीपी से नाम से तो लग रहा है कि जो जीडीपी होने वाली है, उसमें हम इकोनॉमिकली जो है यूज़ करने वाला है। तो ग्रीन जीडीपी का फॉर्मूला भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जीडीपी माइनस जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है माइनस सोशल कॉस्ट, उसको बोला था ग्रीन जीडीपी। इसका डेफिनेशन देखो तो आपको मिलेगा, ग्रीन जीडीपी मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल अकाउंटिंग फॉर एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट। ऐसा नहीं कि सोशल कॉस्ट और एनवायरनमेंट को छोड़ के जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो इनको लेते हुए जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो उस केस को बुलाया था ग्रीन जीडीपी। और छत्तीसगढ़ जो है पहली हमारी स्टेट में कंट्री बन चुकी है, पहली स्टेट बन चुकी है हमारे इंडिया में, जो कि ऐसा कुछ करने जा रही है, ठीक है। तो ग्रीन जीडीपी जो है लॉन्च की है। नेक्स्ट चलते हैं गुजरात। गुजरात की बात करें तो इन्होंने एटलस लॉन्च किया है, जो कि इंडिया के जो भी वुल्फ हैबिटाइज है, उसको जो है मैप करने का काम करेगा। तो जो भी इंडिया के वुल्फ है, अब उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय बायोडाइवर्सिटी, और उनको जो है कंजर्व किया जाएगा, और उसके ऊपर जो है एक एटलस लॉन्च किया गया बाय गुजरात गवर्नमेंट। इसे ध्यान देनी है। नेक्स्ट कर्नाटका गवर्नमेंट की बात करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक पोर्टल और एक तरह का कैशलेस मेडिकल सर्विस लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है जो कर्नाटका गवर्नमेंट के जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उनके लिए, ठीक है। जो इनके जो एम्प्लॉय है, इनको जो है कैशलेस ट्रीटमेंट दी जाएगी, ऐसा कुछ कहना है कर्नाटक गवर्नमेंट का। उसके बाद कर्नाटक का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने लॉन्च किया है गुरु दक्षी पोर्टल। तो इसके अंतर्गत कोई भी पर्सन अगर इनलीगली फॉरेस्ट के अंदर घुसने की कोशिश करता है या फॉरेस्ट क्राइम करता है, तो उसके ऊपर जो है ऑनलाइन एफआईआर होगा, और वो कर पाएंगे बाय यूजिंग दिस पोर्टल। जो भी कर्नाटक के जो भी सिटीजन है, वो या तो जो कर्नाटक के जो
लोग हैं वो जो हैं ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए जो भी एफआईआर है फॉरेस्ट क्राइम के ऊपर वो कर पाएंगे ऑनलाइन। तो इसीलिए जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है सोल्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये आ रहा है CSIR नेशनल फिजिकल लैब ने जो है 79 जो है इनका फाउंडेशन न्यू दिल्ली में बनाया गया है। और इस इवेंट के अंतर्गत 2 एमयूज़ भी साइन किए, एक आईआईटी मद्रास के साथ साइन किया गया है और एक आईसी मैप के साथ साइन किया गया है। तो आईआईटी मद्रास के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो है साइन किया गया है और जो आईसी मैप है उसके लिए साइन किया गया है, जो प्लांट बेस्ड मटेरियल है वो डेवलप करने के लिए साइन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो इनका नाम आपको पता होगा पुल्ले जी, ठीक है? सभी ट्राइबल टवाई पुले ये जो है इनका बर्थ एनिवर्सरी जो है बनाया जा रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? तो इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी को एज़ अ वुमेन टीचर डे के तौर पे बनाया जा रहा है। ये चीज़ ध्यान देनी है, कौन बना रहा है? तेलंगाना गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ फर्स्ट इन न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर बनाया जा रहा है सिक्किम में। आपको पता होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में सबसे नंबर 1 में कौन है? सिक्किम है। तो वैसे ही कुछ ऑर्गेनिक फिशरी के मामले में भी कौन है सबसे नंबर 1 पे? सिक्किम ही मिलने वाला है। तो इसको जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। कौन है? राजीव रंजन सिंह। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये जो है ऑर्गेनिकली कैसे जो है फिशेस को पकड़ा जाए उसके लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। और इसकी वजह से बोला जा रहा है कि जो भी फार्मर है इनकी इनकम भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक सामान होता है उसका जो है पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि फार्मर की जो इनकम भी बढ़ने वाली है। इसमें आपको एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि इसमें जो है नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि नाबार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करने वाला है, ये जो क्लस्टर होने वाला है इधर। नेक्स्ट चले तो इंडिया का पहला ड्राइवरलेस, जहाँ पे ड्राइवर नहीं रहेगा, ऐसा कुछ मेक इन इंडिया ट्रेन सेट बनाया है जो कि बेंगलुरु जो मेट्रो है उसको सौंपा गया है और ये सौंपा गया है टीटागढ़ रेल सिस्टम के द्वारा। तो ये टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो ये जो है वेस्ट बंगाल बेस्ड है और वेस्ट बंगाल में ही इसका जो है मैन्युफैक्चर हुआ था। और अब जो है ड्राइवरलेस कार दे दिया गया है, ड्राइवरलेस ट्रेन दे दिया गया है जो बेंगलुरु मेट्रो है उनको, ठीक है? तो ये सबको ध्यान दीजिए। तीसरा अगर फर्स्ट न्यूज़ पढ़े तो वो आ रहा है कि इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना है मुंबई एयरपोर्ट, जिसको लेवल 5 का सर्टिफिकेट मिला है। ये लेवल 5 का सर्टिफिकेट काम क्या रहता है कि जो भी एयरपोर्ट नेट ज़ीरो कार्बन बैलेंस कर पाता है तो उनको जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है ये सर्टिफिकेट दिया गया है। और इस एयरपोर्ट की बात करें तो मुंबई एयरपोर्ट को जो है ऑपरेट करता है बाय अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है? तो ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का 3rd एयरपोर्ट बन चुका है जिसको ये लेवल 5 का सर्टिफिकेट मिला गया है बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। तो ये हो गया हमारा वीकली काइंड ऑफ पेज पूरा का पूरा कंप्लीट नेशनल का। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसी कंटेंट देखते रहना, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी के लिए हम लाइक का एम रखते हैं 5 लाइक, और अगर 5 लाइक हो गए तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इंटरनेशनल ये सब भी आपको कवर करवा दूँ, ठीक है? जो कवर करना है आप कमेंट सेक्शन में बताया ना, मैं आपको डेफिनेटली वो भी कवर करा। सो अभी के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।